बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो 10th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 गैसेस एक्सचेंज से है। आज के टॉपिक में हम रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग पढ़ेंगे। इससे पिछला जो हमारा लेक्चर था वो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के ऊपर था। तो आज हम पढ़ेंगे कि ब्रीथिंग जो है इसको रेगुलेट कौन करता है, इसकी रेट को कौन रेगुलेट करता है कि इसकी रेट ज़्यादा होगी या कम होगी। तो इसको रेगुलेट करने के लिए जो हमारे पास मेन जो हमारे पास ऑर्गन है वो ब्रेन है। ब्रेन क्या करता है, ब्रीथिंग रेट को रेगुलेट करता है। लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो ब्रीथिंग रेट है वो नॉर्मल कितना होता है। तो आप लोग लाजमी याद रखें कि ब्रीथिंग रेट हमारे पास 16 to 20 टाइम्स पर मिनट होता है। यूनिट भी याद रखें पर मिनट, ठीक है। तो एक नॉर्मल बंदा और हेल्दी बंदा जो होता है रेस्ट की कंडीशन में, एक हेल्दी पर्सन रेस्ट की कंडीशन में 16 से 20 मरतबा सांस लेता है, ठीक है। अब अगर कोई बीमार है तो उसके रेट में फ़र्क हो सकता है। ब्रीथिंग रेट में किसी को लंग्स का प्रॉब्लम है या ब्लड का प्रॉब्लम है तो उसमें फ़र्क हो सकता है। लेकिन जो रेस्ट के दौरान एक बंदा होगा और नॉर्मल बंदा होगा, ठीक है, तो उसका नॉर्मल जो ब्रीथिंग रेट होगा वो क्या होगा, 16 to 20 टाइम्स पर मिनट होगा, ठीक है। ये रेट, अब इसको ज़्यादा भी किया जा सकता है। ये ज़्यादा क्यों होता है, ठीक है, और ये कम क्यों होता है। सबसे पहले हम नॉर्मल पढ़ते हैं। नॉर्मल पढ़ने के बाद आप लोगों को मैं बताऊंगा कि जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज से इसमें क्या फ़र्क आएगा। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक में ये चीज़ें हम लाजमी पढ़ेंगे कि ब्रेन का क्या रोल होता है, ब्लड का क्या रोल होता है, बॉडी सेल्स का क्या रोल होता है और लंग्स का क्या रोल होता है। तो ये चार चीज़ें जो है ये मिलकर ब्रीथिंग रेट को रेगुलेट करती है, ठीक है, मतलब इनका रोल होता है। तो आते हैं टॉपिक की तरफ। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये होता है कि एक हमारे पास जो बॉडी है, बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब अगर नॉर्मल बॉडी है, उसने वर्क करना है तो काम करने के लिए बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब ये एनर्जी कहाँ से आती है, ठीक है। हमारा जो बॉडी है जब वो वर्क करता है तो उसका ईच एंड एवरी सेल वर्क कर रहा होता है, ठीक है। और वो सेल्स एनर्जी कहाँ से लेते हैं, तो एनर्जी हमारे पास जो है वो आती है डायरेक्टली फ्रॉम द फूड, ठीक है। जो खुराक हम खाते हैं वो खुराक हमारे पास क्या करते हैं, वो खुराक हमारे पास चला जाता है ब्लड में, ब्लड से फिर आगे चला जाता है सेल्स में, ठीक है। अब सेल्स क्या करते हैं, सेल्स ने एक काम करना है जिसका नाम है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन के थ्रू, सेलुलर रेस्पायरेशन जो मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में बताया था, तो सेलुलर रेस्पायरेशन के थ्रू क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है हमारे पास जो फूड है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी ये बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। अब हमें तो चाहिए क्या चीज, एनर्जी। तो एनर्जी को हासिल करने के लिए ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना जरूरी है। लेकिन इस प्रोसेस में आप लोग देखें कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कंसंट्रेशन जो है ये रेगुलेट करता है ब्रीथिंग रेट को, ठीक है। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन हमारे पास ज़्यादा है, तो ब्रीथिंग रेट जो है वो क्या होगा, हाई होगा। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास कम है तो ब्रीथिंग रेट क्या होगा, लो। तो ये पॉइंट आप लोग लाजमी याद रखें कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ती है तो ब्रीथिंग रेट ने क्या होना है, इंक्रीज होना है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती है तो ब्रीथिंग रेट ने क्या होना है, लो होना है, कम होना है, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन किस तरह। अब ये देखिए, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है। माइटोकॉन्ड्रिया जब एनर्जी हासिल करने के लिए ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करता है तो हमारे पास प्रोडक्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया ने ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की है एनर्जी हासिल करने के लिए, ठीक है। एनर्जी तो आपको चाहिए थी और आपने यूटिलाइज कर दी, लेकिन साथ साथ क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में आ जाता है, ठीक है, और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है। अब ये ब्लड में जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो इसका इफेक्ट हमारे ऊपर क्या होता है, ये हमारे ब्रेन के ऊपर होता है, ठीक है।
तो ब्रेन में हमारे पास जो ऑर्गन है मेडुला ओब्लांगेटा, वो रिस्पॉन्सिबल है ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज करने के लिए और ब्रीथिंग रेट को डिक्रीज करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि ब्लड पूरी बॉडी में जो है वो सर्कुलेट करता है, जब ब्लड ब्रेन से गुजरता है तो ब्रेन में जो रेगुलेटरी सेंटर होते हैं जो ब्रीथिंग की रेगुलेशन करते हैं, जो कि हमारे पास मेडुला ओब्लांगेटा है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को चेक किया जाता है ब्रेन के अंदर। और जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को ज्यादा पाया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है, तो ब्रेन ने क्या करना है, मेडुला ओब्लांगेटा वो क्या करेगा, डायरेक्टली इफेक्ट करेगा डायफ्राम के ऊपर और साथ में इंटरकोस्टल मसल्स के ऊपर। ये आपका डायफ्राम है और जो रिब्स होते हैं, जो रिब केज है आपका, उसमें जो मसल्स होते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, वो ब्रीथिंग मैकेनिज्म के दौरान मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था। तो इसका इफेक्ट ये क्या करेगा, ये नर्व इंपल्स भेजेगा इंटरकोस्टल मसल्स को और डायफ्राम को। अब जब नर्व इंपल्स मसल्स को मिलती है तो मसल्स क्या करते हैं, मसल्स क्या होते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इंटरकोस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आप सांस लेने पे मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, आपका चेस्ट कैविटी एक्सपैंड हो जाएगा तो आप सांस अंदर की तरफ ले लोगे। अब जब ये इंपल्सेस जितनी स्पीड के साथ जाएंगे उतनी ही जल्दी जल्दी आप सांस लोगे, और जितनी ही कम रेट से जाएंगे ये इंपल्सेस तो उतनी ही आप सांस जो है वो कम लोगे 1 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल कंट्रोल। ठीक है, सेल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया एनर्जी लेने के लिए, उसने ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर आ गया। ब्लड जब ब्रेन से गुजरता है तो ब्रेन में जो रेगुलेटरी सेंटर होता है वो इस चीज़ को सेंस कर लेता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है या कम हो गई है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है तो मेडुला ओब्लांगेटा क्या करेगा, वो रैपिडली इंपल्सेस भेजेगा किस चीज़ को, इंटरकोस्टल मसल्स और जो हमारे पास क्या चीज़ है, डायफ्राम है। तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और क्या होगा, आप लोग सांस अंदर की तरफ लोगे। लेकिन अगर मैं ये तो नॉर्मल, अगर नॉर्मली इस तरह होता है ना तो 16 to 20 टाइम हम नॉर्मली करते हैं। जितना कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसको खारिज करने के लिए रेस्ट के दौरान अगर आप जितना कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं उसको बॉडी से निकालने के लिए आपकी ब्रीथिंग रेट 16 to 20 टाइम काफ़ी है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ठीक है, ये आपका जो टॉपिक है वो भी इसके अंदर आ जाता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, ये तो नॉर्मली हो गया, लेकिन ड्यूरिंग एक्सरसाइज आप लोग खुद अंदाजा लगा लें कि जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं तो आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो जब ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपकी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो है वो जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाता है। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन का रेट भी बढ़ जाता है। अब ज़्यादा ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा बन जाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड मतलब बहुत ही स्पीड के साथ साथ आपकी ब्लड में आएगा और उसकी कंसंट्रेशन रैपिडली ब्लड के अंदर बढ़ती जाएगी। अब इस चीज़ को सेंस करेगा ब्रेन, और ब्रेन जो है वो इंपल्सेस भेजेगा लंग्स की तरफ, और लंग्स जो है वो ब्रीथिंग रेट को बढ़ा देगा। मतलब ब्रेन क्या करेगा, रैपिडली, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल से ज़्यादा हो गई है, ठीक है, नॉर्मली जितना कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था अब उस लिहाज से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। तो उसको एक्सहेल करने के लिए, बॉडी से बाहर निकालने के लिए लंग्स को चाहिए कि वो रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो, ताकि मतलब आपको क्या हो जाए कि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो बना है वो बॉडी से बाहर की तरफ चला जाए, ठीक है। वरना कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो क्या करेगा, वो ब्लड की पीएच को डाउन करेगा। क्या करेगा, अब ये क्यों होता है, ब्लड का जो नॉर्मल पीएच होता है, थोड़ा सा ये भी पॉइंट नोट कर ले, ब्लड का पीएच होता है 7.4, ठीक है, और ये स्लाइटली बेसिक है। जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो 7.4 से ये कम होना शुरू हो जाता है, तो ये एसिडिक की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ख़तरनाक है। आपके जो सेल्स है उसके अंदर जो प्लाज्मा है उसके अंदर एंजाइम्स है जो कि इस पीएच के दौरान जो है वो नॉर्मल वर्क कर रहे होते हैं, या आपके सेल, आपका जो ब्लड है उसमें जो सेल्स है या उसमें जो मीडियम बना हुआ है वो इस पीएच के दौरान नॉर्मल है, लेकिन अगर इससे पीएच कम होती है तो उसके अंदर जो एंजाइम्स है वो डीनेचर हो जाएंगे
और आपके बॉडी जो है वो वर्क करना छोड़ देगी, आपको जो है वो मतलब एबनॉर्मेलिटी फील होगी, आप नॉर्मल नहीं रह पाओगे। ठीक है, तो ब्लड का पीएच कम होना ये खतरनाक है, इस कंडीशन को एसिडोसिस कहते हैं, ये आगे क्लास में आप लोग जाके पढ़ोगे, तो इधर ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस एसिडोसिस से बचने के लिए ब्रेन क्या करेगा, रैपिड इंपल्सेस भेजेगा और लंग्स जो है वो अपने ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर लेगा, और ब्रीथिंग रेट इंक्रीज करने के साथ साथ क्या होगा, इसकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है वो जल्दी जल्दी होगी। ठीक है, तो ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा। अब क्या होगा कि अगर आप लोग एक्सरसाइज के बाद आ जाते हैं, रेस्ट में हो जाते हैं, आप लोग कोई काम नहीं कर रहे हो तो आप लोगों को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। जब ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं बनेगा, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा तो यहाँ ब्रेन इसको सेंस करेगा और इस इम्पल्सेस को थोड़ा सा स्लो डाउन करेगा, तो आपका ब्रीथिंग रेट वापस जो है वो 16 to 20 टाइम पर आ जाएगा। हाँ, लेकिन ये बात आप लोग ये पॉइंट लाजमी याद रखिए कि ये 30 to 40 जो है वो ब्रीथ पर मिनट, ब्रीथिंग पर मिनट, मतलब आप 30 से 40 मरतबा ब्रीथ जो है वो पर मिनट लेना शुरू कर देंगे। मतलब आपकी ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो सकती है 30 से 40, 30 to 40 टाइम्स पर मिनट। ये एक्सरसाइज के दौरान क्या होगा, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी वो मैंने इधर आप लोगों को बता दिया। हाँ, एक और बात मैं आप लोगों को इधर एक पॉइंट समझा दूं, बाकी लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है, कि ब्रीथिंग रेट जब ज़्यादा होती है तो उसको क्या कहते हैं, उस कंडीशन को जब ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होती है, ठीक है, एबनॉर्मल होती है, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, आपको 16 to 20 टाइम चाहिए और आपका 20 से इंक्रीज है, ज़्यादा है, तो इस कंडीशन को कहते हैं टेकेप्निया, टेकेप्निया। और अगर ब्रीथिंग रेट 16 से कम है, मतलब रेस्ट के दौरान अगर 16 से कम है तो इस कंडीशन को हम कहेंगे ब्रेडेप्निया। ठीक है, और अगर सांस रुक जाती है तो इस कंडीशन को हम कहेंगे एप्निया। तो ये पॉइंट्स एमसीक्यूज के लिए याद रखें, और ये जो मैंने आप लोगों को डिटेल में समझा दिया, तो ब्रीथिंग रेट इस तरीके से रेगुलेट होता है। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा कंपोजिशन ऑफ इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर। आज का लेक्चर ये पर ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।